नमस्कार दोस्तों। पिछले चंद दिनों से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पहले शरद पवार अडानी के टीवी चैनल पे एनडीटीवी पे जाके एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि भाई जेपीसी की मांग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एनसीपी के जो नेता हैं अजीत पवार, ऐसा हवा उड़ती है कि भाई अजीत पवार जो हैं वो आज की डेट में बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम आज की ही डेवलपमेंट देखें तो सुप्रिया सूले जो कि एनसीपी की एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अभी पब्लिकली आके ये स्टेटमेंट दिया कि अगले 15 दिनों में आप महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े विस्फोटक इवेंट्स देखेंगे। तो दोस्तों, इन सारे इश्यूज़ के पीछे की जो अंदर की स्टोरी है वो है क्या। दोस्तों, अभी हाल ही में हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। इन्होंने अपने 40 एमएलएज के साथ बीजेपी का समर्थन करके उनके साथ सरकार बना के रखी हुई है। दोस्तों, इनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी कि भाई इनके 16 एमएलएज को डिस्क्वालीफाई किया जाए। मैं उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जो है वो रिजर्व कर लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट कभी भी दे सकती है। अब जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, उनका मानना ऐसा है, जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं उनके ओपिनियंस, उसके थ्रू ये समझ आ रहा है कि देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो 16 एमएलएज एकनाथ शिंदे ग्रुप के थे इनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और अगर यदि डिस्क्वालिफिकेशन होता है दोस्तों, तो आज की डेट में जो ये प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ये बेसिकली गिर जाएगी। और ये इसलिए गिर जाएगी क्योंकि जो अगर हम महाराष्ट्र की असेंबली की बात करें तो उसमें जो 288 सीट्स हैं उसमें 40 सीट्स लेके जो ये एकनाथ शिंदे का ग्रुप आया, बाकी एनडीए की सीट्स मिला के जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी वो मेजॉरिटी ख़राब हो जाएगी। उसका इसलिए रीज़न ये है क्योंकि जो 16 एमएलएज का डिस्क्वालिफिकेशन होगा, सिर्फ वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे बल्कि जो पूरा 40 का ग्रुप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एनडीए जो है उसके बाद टूट के बीजेपी अकेली रह जाएगी महाराष्ट्र में। और बीजेपी के पास एज ऑफ नाउ उतनी सीटें नहीं हैं कि वो अपने आप से सरकार अभी महाराष्ट्र में बनाए। इनफैक्ट दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व कर देंगे तो आप देखते हैं कि 1995 से जब पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी की और शिवसेना की सरकार आई थी, जब उस टाइम पे बाला साहब ठाकरे होते थे, तो तब से लेके आज तक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हमने पिछले लगभग 25 से 30 सालों में यही देखा है कि देयर इज़ ऑलवेज बीन अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो वहाँ पर हमेशा से कोलिशन ही आया है, कभी भी एक थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार नहीं आई। तो अभी भी स्थिति वही थी। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ये भी जानने की है कि जितने भी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गई एक पार्टी, वहाँ पे एनसीपी है, वहाँ पे बीजेपी है, इन सब लोगों के इंक्लूडिंग शिवसेना अपने इस्टेब्लिश्ड वोट बैंक्स हैं। ये कोई भी एक पार्टी कभी भी, इनफैक्ट पिछले कई सालों से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, कि ये लोग कभी भी एक दूसरे के वोट बैंक्स में, जो वोट इस्टेब्लिश्ड वोट बैंक्स हैं, उनके अंदर इंक्रोच नहीं कर पा रहे। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो शिवसेना का वोट बैंक है उसको ब्रीच करके एनसीपी कभी नहीं घुस पा रही है, और जो एनसीपी का हार्डकोर वोट बैंक है उसमें कभी शिवसेना नहीं घुस पा रही है। एंड कांग्रेस एंड बीजेपी का सेम वैसा है। तो सबके इस्टेब्लिश्ड वोट बैंक्स हैं। इसी रीज़न से क्या होता है कि वो कोलिशन पॉलिटिक्स में कोलिशन सरकार हमेशा से बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब दिलचस्प बात ये है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है, अगर मान लीजिए कि 16 एमएलएज का डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कर देती है, तो इसके बाद जो बाकी 40 का ग्रुप है पूरा, उसका पूरा का पूरा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो मैंने आपको कहा कि बीजेपी अपने दम पे अभी सरकार बनाने के लिए उतने एमएलएज को नहीं रखती है। तो जाहिर सी बात है कि उसको सपोर्ट चाहिए, और जाहिर सी बात है कि सपोर्ट जो आएगा भी तो वो एक ही ग्रुप अभी दे सकता है, दैट इज़ दी शरद पवार का लेड एनसीपी। तो जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, एनसीपी शरद पवार वाली, उसके साथ इशू ये है कि अब बीजेपी चाहती है कि भाई वो इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके उनकी सहायता करे। इसलिए भी करे क्योंकि देखो दोस्तों, अब बीजेपी की अगर आप अंदरूनी पॉलिटिक्स को जानते हो तो आपको शायद सुन के ये बड़ी दिलचस्पी होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना जो जा रहा हूँ कि आज की डेट में जो प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जिसमें एकनाथ शिंदे खुद भी मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार महाराष्ट्र से नहीं चलती दोस्तों। वो सरकार दिल्ली से, गृह मंत्रालय से, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद ही चलाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो इनकम्बेंट पहले मुख्यमंत्री रहे, अभी जो प्रेजेंट में डिप्टी सीएम है, एक अनफॉर्चुनेट सा ग्रेप वाइन ये भी है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है मोदी की और अमित शाह की, वो भी एक तरीके से
कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस से इतने कंफर्टेबल नहीं हैं। उनके डिस्कम्फर्ट का सबसे बड़ा कारण ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने जब ये शिवसेना को तोड़ा था और उस समय जब शिवसेना टूट रही थी तो बहुत दावे उन्होंने काफ़ी सेंट्रल लीडरशिप के सामने ये किए थे कि भाई आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट तो जाएगी जाएगी, साथ में उद्धव ठाकरे का मास बेस भी ख़त्म हो जाएगा। बट हाल ही में जो अभी रिसेंटली बाई इलेक्शंस हुए हैं पिछले 1 से 2 महीने में, उन बाई इलेक्शंस में समहाउ एक तो उद्धव ठाकरे फैक्शन को थोड़ा सपोर्ट मिला है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो उद्धव ठाकरे फैक्शन ने अभी हाल ही में रिसेंटली पॉलिटिकल रैलीज़ वगैरह भी की हैं, तो उसमें भी जो पब्लिक बाहर आई है, तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उद्धव ठाकरे के फेवर में पब्लिक ओपिनियन है। तो अगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि अभी भी जैसे कि उनके फेवर में, उद्धव ठाकरे के फेवर में ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक सिंपैथी है, तो इसकी वजह से जो सेंट्रल लीडरशिप है इट इज़ नॉट वेरी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं अब बात ये हो रही है कि भाई अगर एकनाथ शिंदे का ग्रुप चला जाता है 40 MLAs वाला, तो हम बीजेपी को कैसे बचाएं? बिकॉज बीजेपी इस मोमेंट पे दोस्तों ये नहीं चाहेगी किसी भी तरीके से कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की स्थिति आए। आपको ये भी चीज़ समझनी है क्योंकि आने वाले समय में 2024 में एक नेशनल इलेक्शन है। नेशनल इलेक्शन से पहले अगर मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ एक ऑपोजिशन पार्टीज़ मिलके ऐसा नैरेटिव चलाती हैं कि देखिए आपने ये जोड़ तोड़ की सरकार जो बनाई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करके हटा दिया, तो बीजेपी नहीं चाहती है कि उसके ऊपर एक ऐसे दामन में दाग लगे। तो बीजेपी अभी एक डिग्निफाइड एग्जिट को ढूंढ रही है, और इस डिग्निफाइड एग्जिट में वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उसके आने से पहले ही अगर हम कुछ और तरीके से दूसरी गवर्नमेंट बना लें जिसमें शिंदे फैक्टर अगर हट भी जाए, तो वी हैव सपोर्ट किसी दूसरे पार्टी का जिसकी वजह से सरकार टिकी रहे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें प्लेस करना है दोस्तों एनसीपी को। अच्छा, एनसीपी में शरद पवार ने एक चीज़ तो ये हुई कि उन्होंने पहले स्टेटमेंट दे दिया, और स्टेटमेंट देने के बाद ये बोल दिया कि अडानी के ऊपर ज़रूरत नहीं है जेपीसी प्रोब की, और उसके अगले दिन वो जाके राहुल गांधी को दिल्ली में मिलके वहाँ पर बोला है कि हमारी एनसीपी आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये बड़े कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स थे। इनफैक्ट इसमें कन्फ्लिक्टिंग कुछ नहीं था। आज की डेट में यदि हम देखें तो आप एक चीज़ को समझिए कि एनसीपी में शरद पवार ने, क्योंकि वो उस स्टेचर के नेता हैं और इतने सीनियर नेता हैं कि वो आज की डेट में इन इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक सीबीआई, ईडी वगैरह से इतना डरते नहीं हैं। उनके भी हाथ कोई बहुत साफ नहीं है, उनके ऊपर भी बहुत केसेस हैं एंड डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स वाले भी बहुत मामले दर्ज हैं, बट वो समहाउ निडर हैं। उनको ये पता है कि भाई मैं इतनी सीनियर पोजीशन पे हूँ कि मुझे ये एजेंसीज डरा धमका नहीं सकती। इस केस में आज की डेट में जो है एक स्ट्रैटेजी जो चलाई जा रही है वो ये चलाई जा रही है कि भाई हम किसी तरीके से शरद पवार की जगह पे हम लोग अजीत पवार को टारगेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब 2 पॉइंट हैं। आज की डेट में एनसीपी जो पार्टी है उसकी असेंबली में 53 सीट्स हैं। अब 53 सीट्स में से एक सूत्रों के थ्रू ये एक मालूम हमें चीज़ चलती है जो कि बताते हैं इनसाइडर्स कि भाई लगभग 30 से 35 MLAs जो हैं वो आज की डेट में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं अजीत पवार का। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अजीत पवार अगर आप चाहें तो हम एनसीपी से निकल के आपके साथ चलकर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बट दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए एनसीपी से ये 30-35 लोग निकल के आके चले भी जाते हैं तो ये बीजेपी में इनको जाके मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एनसीपी को लेके जाते हैं तो फिर एनसीपी पर से में शरद पवार और अजीत पवार का क्लैश हो जाएगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी जो है शिंदे फैक्शन के खिलाफ अगर वर्डिक्ट दे दिया मान लीजिए, तो उस वर्डिक्ट के नेगेटिव होने के कारण अजीत पवार ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि भाई हमारी पार्टी अब उस सेम फंडा में दोबारा ड्रैग ना हो। तो अब दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पर ये बन रहा है कि भाई अगर शिंदे फैक्शन के 40 MLAs डिस्क्वालीफाई होकर हट जाते हैं तो एक ऐसा भी पॉइंट है जो सुनने में आता है दोस्तों कि लगभग 10 MLAs हैं जो अभी शरद पवार के पास पिछले 1 से 2 दिनों में जाकर उनको बोल के आए हैं कि भाई हमारे ऊपर दबाव है, सेंट्रल एजेंसीज हमें आके प्रेशराइज कर रही हैं और बोल रही हैं कि भाई अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद आपको परेशानी होगी। इस रीज़न से दोस्तों अगर आप देखें तो 2 दिन पहले शरद पवार का एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट आया था जब वो राहुल गांधी को मिल के आए और उन्होंने कहा कि भाई एनसीपी मैं कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन अगर मेरे MLAs कुछ करना चाहते हैं तो वो उनका पर्सनल चॉइस है। तो अगर आपने वो स्टेटमेंट सुना है तो आई होप अब आपको उस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस समझ आ रहा होगा कि जो ये 8 से 10 MLAs हैं
इनके ऊपर जो दबाव ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये 10 एमएलएज एनसीपी छोड़ के बीजेपी में जाएंगे। पर दोस्तों जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हमारा, उस एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए 2/3 मेंबर्स एक पार्टी को तोड़ के अगर आएँ तभी वो मर्ज कर सकते हैं। जैसे हिमांता बिस्वा शर्मा जो है कांग्रेस के 2/3 से ज़्यादा लोगों को तोड़ के ऑल टुगेदर ले गया था बीजेपी में। सिमिलरली उद्धव ठाकरे के फैक्शन से शिवसेना वाले ये जो शिंदे फैक्शन के लोग थे, ये भी उस तरीके से तोड़ के उस 2/3 को ले गए थे वहाँ पे। अब 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि भाई अगर तो मान लीजिए शिवसेना में जो प्रॉब्लम थी वो तो चलो अलग हो गई, लेकिन अगर ये 10 एमएलएज सिर्फ एनसीपी के छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? ये 10 एमएलएज इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बिकॉज ये एनसीपी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इसकी वजह से अब आप समझिए कि पहले 40 डिस्क्वालीफाइड थे, अब ये 10 एनसीपी के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो टोटल 50 डिस्क्वालीफाई हो गए। दोस्तों 288 की असेंबली में अगर 50 एमएलएज डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उस केस में आपका मेजॉरिटी मार्क जो है वो नीचे आ जाता है, और उस मेजॉरिटी मार्क अगर वो नीचे आ जाता है 288 से कट के 50 माइनस हो जाते हैं और 238 पे आ जाता है, तो बीजेपी को सिर्फ चाहिए 120 एमएलएज। और 120 एमएलएज के केस में आज की डेट में बीजेपी उस स्थिति में कंफर्टेबली रहेगी प्लेस्ड कि भाई उसके पास खुद के जो हैं इधर उधर के अन्य एमएलएज को मिला के 122 एमएलएज के हिसाब से वो देवेंद्र फडणवीस को फिर से सीएम बना देंगे। पर मैंने जैसे आपको अभी एक बात ये भी बताई कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल लीडरशिप है अमित शाह एंड मोदी की, वो देवेंद्र फडणवीस को अभी सीएम बनाने में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो टॉल क्लेम्स उन्होंने किए थे, समहाउ द नेशनल लीडरशिप जो है वो अभी भी ये सोचती है कि ही हैज़ नॉट फुलफिल्ड दोज बिग ड्रीम्स दैट ही शोड टू अस। अब इसी रीज़न से आप देखिए कि सेंट्रल लीडरशिप का ये डिसीजन आया था जब ये शिंदे ग्रुप ज्वाइन किया कि भाई शिंदे सीएम बनेंगे, वरना उस समय तो जब ये शिंदे ग्रुप टूटा था तो सबको ये लग रहा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस इज़ कमिंग बैक एज द चीफ मिनिस्टर, बट वो नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जैसा मैंने आपको बोला कि जनरली दोस्तों आज की डेट में महाराष्ट्र का पूरा अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से चलाया जा रहा है, होम मिनिस्टर अमित शाह खुद चला रहे हैं। इस केस में आज अगर मान लीजिए अजीत पवार अपने 30-35 एमएलएज को लेके जुड़ जाते हैं इनके साथ, और मान लीजिए 30-35 एमएलएज लेके अगर वो आ जाते हैं और बीजेपी में लेट से मर्ज कर जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब हम एनसीपी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमने एनसीपी छोड़ दी, हम 2/3 मेंबर्स लेके आगे चले गए, तो यहाँ पर 2 इशूज़ आएंगे। पहला इशू ये आएगा कि ये जो 35 लोग अगर मान लीजिए अजीत पवार के साथ आते भी हैं तो ये थोड़ा टाइम तो रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, वहाँ पर सरकार बनेगी, और देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अगर ये अजीत पवार लेके आएंगे तो सेंट्रल लीडरशिप जो है वो अजीत पवार को सीएम बना देगी, बिकॉज सेंट्रल लीडरशिप वुड स्टिल नॉट वांट देवेंद्र फडणवीस टू बिकम द सीएम। तो अगर अजीत पवार सीएम बन जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि अजीत पवार इस प्रकार के नेता हैं, अगर आप उनके इतिहास को पढ़ें और पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें, कि वो पीछे से बैक एंड कंट्रोल्ड ऑपरेशन वाले आदमी नहीं हैं। दोस्तों आज की डेट में देवेन भारती नाम के एक आईपीएस ऑफिसर हैं मुंबई में, उनका एक स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक पे उनका अपॉइंटमेंट होना और एक ये स्पेशल पोजीशन क्रिएट करना टू अंडरकट एन इनकम्बेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्योंकि वो प्रीवियस गवर्नमेंट के अपॉइंटी हैं और जब तक वो हटेंगे नहीं 2 साल के टेन्योर से तब तक हमारे को अपना बंदा चाहिए, इस तक का डिसीजन जो है आज की डेट में दिल्ली से लिया जा रहा है। तो आप इंटरनल पॉलिटिक्स को समझिए कि अगर अजीत पवार आ भी जाते हैं फॉर दैट मैटर, तो अजीत पवार उस केस में कैसे आज की डेट में देवेंद्र फडणवीस के सामने खड़े होंगे, एंड कैसे सेंट्रल लीडरशिप फिर कोशिश करेगी कि भाई हम अजीत पवार को कंट्रोल करके सरकार चला पाएँ, वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरा, अगर अजीत पवार छोड़ के चले भी जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि फिर उस केस में फैमिली के अंदर एनसीपी के एक बहुत बड़ा फ्यूड हो जाएगा बिटवीन शरद पवार एंड अजीत पवार। लेकिन दोस्तों जो शरद पवार हैं, क्योंकि वो 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, वो आज की डेट में ऐसा माना जाता है कि वो एक कहीं ना कहीं 2024 में एक क्रूशल रोल प्ले करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी इन द टाइम अहेड, अगर हम देखें तो शरद पवार इज़ लाइकली टू इवन हिट द स्ट्रीट्स ऑफ महाराष्ट्र वंस अगेन टू सीक पॉलिटिकल सपोर्ट। तो अगर ऐसी परिस्थिति इमर्ज करती है तो भाई उस केस में
शरद पवार तो अपना नाम दोबारा से बना लेंगे दोस्तों, बिकॉज उनका महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा होल्ड है एंड ही इज़ अ वेरी ओल्ड लीडर, तो पीपल हैव अफिनिटी फॉर हिम। पर इस केस में अजीत पवार जो है अपने 6 महीने 8 महीने की सरकार के बाद या 1 साल की सरकार के बाद वो अपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इनफैक्ट अजीत पवार के लिए ये डबल प्रेशर हो जाएगा अपनी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करना बीजेपी से मर्ज करके, क्योंकि जो शिंदे ग्रुप डिस्क्वालीफाई होगा तो शिंदे ग्रुप एक तरीके से पूरा वीआरएस लेके बैठ जाएगा, बेरोजगार बैठ जाएगा, नरेगा में काम करने लग जाएगा। क्योंकि जो शिंदे ग्रुप है वो कल को एक कहीं ऐसा ना हो कि अगेंस्ट द बीजेपी ये शुरू हो जाए कि भाई इन्होंने सिर्फ हमारा यूज़ किया था और इसकी वजह से अब हम लोग भी जो हैं बिल्कुल बेरोज़गार हुए पड़े हैं, नरेगा की नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही सिचुएशन अजीत पवार के लिए ना हो जाए। तो दोस्तों ये बड़ा एक डीप लेवल का मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। आने वाले समय में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड करती है, सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्स को असर्टन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वकीलों के पक्षों के तहत, उनको आर्ग्यूमेंट्स को असेस करते हुए गवर्नमेंट आज की डेट में अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना रही है। क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया दोस्तों कि नेशनल इलेक्शन से चंद महीने पहले वो एक ऐसे सिनेरियो में नहीं आना चाहेगी कि भाई एक इतने इम्पॉर्टेंट स्टेट में जो कि आज की डेट में एक बिग चंक ऑफ एमपीज़ भेजता है पार्लियामेंट में, कि वहाँ पर वो एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दे कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए वहाँ पर। तो एज ऑफ नाउ दीज आर द 2 थिंग्स। आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि पहली बात अजीत पवार का क्या सिनेरियो रहता है एंड हाउ डज़ ही बेसिकली फंक्शन। थोड़ा सा ये भी देख के चलिएगा केयरफुली कि शरद पवार अपनी गेम कैसे खेल रहे हैं इस पूरे सिनेरियो में। तीसरा ये देख के चलिएगा कि शिंदे ग्रुप का होने वाला लाइकली, इट कैन ऑल्सो बी अनलाइकली बट प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा सा ऑन द हायर साइड की जो डिसक्वालिफिकेशन की बात हो रही है उसको टैकल करने के लिए आप ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा आने वाले समय में कि बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कम्स आउट, क्या उससे पहले हम लोग पूरी इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे या हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का एक्चुअल में वेट करेंगे एंड वर्डिक्ट के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा वीक लगता है दोस्तों, क्योंकि मेरे को जहाँ तक उम्मीद है वो यही है कि बीजेपी विल नॉट वेट टिल द लास्ट मोमेंट। दे हैव अ बिग चंक ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज विद देम। तो वो लीगल ल्यूमिनरीज जो हैं उनके पास, वो आज की डेट में उनको इतना लीगल एडवाइस तो दे रहे हैं कि भाई थोड़ी सी एम्बेरसमेंट से बचने से पहले ही अगर आप इस तरीके से कुछ प्रोस्पेक्टिवली पहले ही मैनेज कर लो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। बट यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अभी एज ऑफ नाउ ओपन हैं। तो वेट एंड वॉच का सिनेरियो है। आई होप थोड़ा सा ये महाराष्ट्र का क्लटर्ड पॉइंट्स मैंने आपके लिए डिक्लटर कर दिए। आने वाले समय में अगले 10-12 दिन न्यूज़पेपर्स पढ़ो अच्छे से, एंड खास करके जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले हैं, they will now be able to build more content on this because regional politics is a part of Indian government and politics. IGP paper 2. Thank you.